अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सजाद मलिक। आज बेटा मैं सेकेंड लेक्चर के साथ हूँ और आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसमें से पहली टेक्स्ट बुक 2 है, उसका पहला पोर्शन है मॉडर्न प्रोज। उसमें 10 एसेज दिए हुए हैं। उसका जो फर्स्ट एसे है जिसका नाम है द डाइंग सन, इसके बारे में मैं आपको इसके सेलियंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ जहन में रहे कि जो मॉडर्न प्रोज में जो एसेज दिए हैं, एसेज इन फैक्ट हैव डिफरेंट वैराइटीज़। ये कई टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं, कुछ सोशल इवल्स के ऊपर लिखे जाते हैं, कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखे जाते हैं, कोई रिलीजियस एसेज होते हैं, कोई पॉलिटिकल एसेज होते हैं, कोई इकोनॉमिकल एसेज होते हैं, और कोई हेल्थ के ऊपर लिखे जाते हैं, कोई साइंटिफिक एसेज होते हैं, कोई पर्सनैलिटी एसेज होते हैं। तो ये जो किस्म है, ये जो पहला मैं आपको ऐसे पढ़ाने जा रहा हूँ द डाइंग सन, ये जो मैं पहला ऐसे आपको द डाइंग सन पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। ये पहला ऐसे द डाइंग सन लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। इसके सेलियंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक ऐसे, ये एक साइंटिफिक ऐसे है। इसमें प्रोसीजर बताया गया। इन फैक्ट अगर इसके मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें 2-3 की पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि हाउ आर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये हमारी ज़मीन और बाकी जो सियारे हैं वो कैसे मार से वजूद में आए। दूसरे नंबर पे इसके अंदर है कि हाउ आर लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से मार्ज़े वजूद में आई। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें, एक साइंटिफिक व्यू है ज़िंदगी के आगाज़ का और एक रिलीजियस व्यूज़ है जो बीइंग ए मुस्लिम हमारे पास है, हमने उसको रिटेन करना है। एक साइंटिफिक अप्रोच है, इसको ऐसे तक महदूद रखना है। हमारा जो बिलीफ है वो डेफिनेटली हमारे रिलीजन के पास है। जो कुरान ने हमें तरीका बताया है वही हमारे जहनों में मौजूद है और उसे ही फॉर्म रखना है। लेकिन चूंकि राइट नाउ हम एक साइंटिफिक एसेज पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि सर जेम्स जीन्स ने कौन सा प्रोसीजर बताया है जो कि एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ज़िंदगी के इस रुए ज़मीन पे ज़िंदगी का सरफेस पे किस तरह से वजूद में आने के लिए बताई गई है। अब इसके सेलियंट पॉइंट्स के ऊपर आते हैं बेटा। नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर है इट इज़ अ साइंटिफिक ऐसे, और अगला पॉइंट जो इसके अंदर बताया गया है वो है द साइज ऑफ स्टार्स। अब उसका अगर पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा कि हमारी यूनिवर्स में बेशुमार सितारे हैं। I'm not talking about planets, I'm only talking about stars। बेशुमार सितारे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ तो हमारी ज़मीन से थोड़े से बड़े हैं, और कुछ बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उनमें हज़ारों लाखों ज़मीनें समा सकती हैं, और कुछ तो इतने बड़े हैं कि उनमें के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड easily, and even then there will be a room, even then तब भी उसके अंदर कुछ जगह बच जाएगी। इतने बड़े सितारे, तो इसका मतलब हमारी ज़मीन जो है सितारों के मुकाबले में जो हमारा प्लैनेट ये जो अर्थ है इतना छोटा है कि अगर इस ऐसे में सर जेम्स जीन्स के इस ऐसे के मुताबिक अगर उसको मेजर करते हैं अगेंस्ट टोटल यूनिवर्स, तो उन्होंने यहाँ का पर कहा कि हमारी ज़मीन का साइज़ पूरी कायनात के मुकाबले में ऐसे है जैसे आप सारी दुनिया के साहले समंदरों की रेत को इकट्ठा करें और उनमें से जो टोटल नंबर होगा ऑल दी ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी रेत के ज़र्रात की जो कुल तादाद होगी उनमें से एक ज़र्रे से भी छोटी है हमारी ज़मीन। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टार्स कितने हैं, आप उसे कह सकते हैं आप अपने टोटल नंबर ऑफ़ हेयर बताओ, आपके बालों की कुल तादाद कितनी है। अगर आप इसे काउंट कर सकते हो तो मैं
टोटल स्टार्स बता दूं। उन्होंने कहा जी टोटल स्टार्स कितने हैं? आपने कहा जी दुनिया के सारी दुनिया के साले समंदरों की रेत को जमा करें, आप वो गिन दें, मैं ये गिन देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि इन्यूमरेबल है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ये बेशुमार है, ये लामुतनाही है। लेकिन उसके अंदर साइज बता दिया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स is equal to the total number of grains of sand. Look at this. The total number of stars is equal to the total number of grains of sand on all the seashores of the world. नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, जो कि इसमें हम रिप्लाई करेंगे कि सर जेम्स जीन्स ने किस तरह से बयान किया है, हाउ डिड आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स कम इनटू बीइंग। अब ये बेसिकली ऐसा होता है कि चूंकि कुल तादाद बहुत ज़्यादा है सितारों की, लामुतनाही है। अब एक आसमान को अगर देखें, इधर देखिएगा प्लीज़, ये एक मैंने ये स्काई को बनाया, अब फर्ज करें ये स्काई है और ये सारे स्टार्स हैं, ये सारे स्टार्स हैं। अब ये सितारे इतने सारे अगर दूर से देखें तो ऐसे लगता है ये करीब करीब वाक़या होंगे, दूर से ऐसे लगता है। फिर एक सवाल आता है कि आपस में कभी बातें भी करते होंगे या कोई टकरा भी जाते होंगे। देयर माइट बी अ चांस बट इट नेवर हैपेंड, बट ओनली वंस। ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक दफा हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 2 अरब साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 2 अरब साल पहले एक बड़ा रेयर इवेंट हुआ। अब यहाँ पे बेटा टाइटल के अंदर डाइंग सन पे हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे ये आपके सामने एक जो मैंने सूरज की, ये सन है, ठीक है, ये सन है, इसके इर्द गिर्द ये सारे सितारे हैं। ये अगर इसके ऊपर अब आते हैं तो अब हमें समझ आएगी डाइंग सन क्या होता है। ये ख़त्म होता हुआ सूरज या मरता हुआ सूरज या इनफैक्ट टूटता हुआ सूरज। अब ये इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब टूटता हुआ सूरज क्या, अब ये देखें, ये स्पेस में सारे आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये एक स्काई है, ये इसमें एक बड़ी सी जगह पर, लेट मी मेक अ ह्यूज साइज ऑफ इट, एक बड़ा सा यहाँ पर सूरज मौजूद है। ये सारा आसमान है, ये डिफरेंट स्टार्स हैं और इसमें कहीं एक सूरज मौजूद है जो कि बहुत बड़ा सितारा है। अब ये सितारे चूंकि आपस में टकराते नहीं, क्यों नहीं टकराते? चूंकि इनका जो आपसी फासला है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि कम अज़ कम जो किसी का डिफरेंस हो सकता है वो 10 लाख मील से ज़्यादा होगा, कम अज़ कम। बाकियों का इससे ज़्यादा होगा, करोड़ों मील के, अरबों मील के फासले पे भी। एक एग्जांपल जेम्स जीन्स ने आपके इस ऐसे में दी है कि आप इसको एक मॉडल स्केल के ऊपर लें कि एक, ये सारी कायनात समझ लें एक समंदर है और उसमें एक सितारा, एक कश्ती है, एक बड़े सारे समंदर में एक कश्ती, और उसकी जो नेबरिंग कश्ती होएगी, जो करीब तरीन कश्ती होगी, वो कम से कम 10 लाख मील से ज़्यादा फासले पे होगी। डू यू थिंक देयर इज एनी चांस ऑफ कोलाइडिंग विद वन अनदर? इसमें तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन एक दफ़ा 2 अरब साल पहले एक रेयर इवेंट हुआ, एक गैर मामूली सा वाक़या हुआ कुछ यूँ कि ऐसे ही एक वांडरिंग स्टार स्पेस में फिर रहा था। ऐसे देखें, ये एक वांडरिंग स्टार है, ऐसे घूमता हुआ एक आवारा सितारा, वो चलता 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 सूरज की तरफ आना शुरू हो गया। अब जब वो सूरज की तरफ आ रहा था, बिल्कुल जैसे ये सूरज और चांद हमारी ज़मीन के ऊपर टाइडल पुल कर रखते हैं, ये जो टाइड्स पैदा करते हैं, जिस तरह आपने चांदी रातों में देखें जैसे मूनलिट नाइट्स होती हैं, तो समंदरों में जो मद्दोजज़र आते हैं तो उसकी जो वेव्स हैं वो
20 फीट और कहीं पर 27-30 फीट तक भी उसको मेजर किया गया कि इससे भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये जो चांद हमारी ज़मीन पर छोटी छोटी ये वेव्स पैदा करता है, जो टाइडल पुल्स होती हैं, ये इसके मुकाबले में बहुत माइनर होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब ये सितारा, घूमता हुआ सितारा चलता चलता सूरज के करीब आया तो इसने एक छोटी सी वेव, जब यहाँ था तो इसने एक पुल की फोर्स थी, इसके अंदर एक टाइडल पुल थी, उसने पुल की फोर्स एक टाइड पैदा की सूरज की सतह के ऊपर। अच्छा, ये जैसे जैसे करीब आता गया, अब ये करीब आ रहा है, ये करीब आता गया, तो ये जो वेव थी सूरज के ऊपर बड़ी से बड़ी 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 होती गई, इतनी बड़ी होगी कि एक लामुतनाही पहाड़ की सूरत इख्तियार कर गई। अब इनफैक्ट इसके अंदर क्या था, ये क्या ऐसी चीज़ थी जो इसको ये वेव इसके अंदर पैदा कर रही थी? इसमें गैसेस थी। अब एक आप बैलून लें, उसमें आप हवा भरें, आप मुंह से भरते हैं या किसी मशीन से भर रहे हैं, आप हवा भरते जाएं भरते जाएं। जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका क्या नतीजा निकल सकता है? यस, वो फट जाएगा, नेचुरली उसे फट जाना चाहिए। हुआ कुछ यही कि जैसे जैसे ये सितारा करीब आता गया तो इसने इसके अंदर गैसेस का एक बहुत बड़ा इमेजिनेबल एक पहाड़ खड़ा कर दिया। अब ये जो पहाड़ था, इसके अंदर गैसेस पैदा होती गई, और इससे पहले हाँ ऐसा नहीं हुआ कि ये इसके साथ सीधा कोलाइड कर गया और टकराया नहीं, करीब आके आवारा था ना, वॉन्डरिंग था, इसने अपनी रवश, अपना रास्ता चेंज कर लिया और किसी और डायरेक्शन को जाने लग पड़ा। लेकिन जाने से पहले इसने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ी एक जो टाइडल वेव थी, जो कि एक बहुत बड़े गैसेस के पहाड़ की सूरत में थी, वो सरफेस क्रिएट कर दी। लेकिन उसके अंदर अब गैसेस इतनी ज़्यादा शदीद हो गई थी कि वो उसे सहार नहीं सकी और वो फट गई। अब ये जब पहाड़ फटा तो इसके, अब ये सूरज है, सूरज अनबियरेबल हॉट होता है, तो इसने अपने हिस्से जो थे, अपने जो टुकड़े थे स्पेस में फेंक दिए। ये छोटे बड़े जो टुकड़े थे इसने स्पेस में फेंके। ये जो छोटे बड़े टुकड़े जो सूरज से अलग हो गए, डाइंग सूरज से, सन से आप आइएगा जरा, डाइंग सन से आए कि टूटता हुआ सूरज क्या, जब ये सूरज टूटा, ये उसी के हिस्से हैं, तो ये जो टूटे हुए हिस्से हैं सूरज से, इनको प्लैनेट्स कहा जाता है। ये वो सियारे होते हैं जिसमें से हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो सर जेम्स जीन्स ने प्लैनेट्स के बारे में दिया, और अर्थ की एग्जिस्टेंस और प्लैनेट्स की एग्जिस्टेंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट डिलीवर किया, ये सर जेम्स जीन्स ने इस ऐसे में बताया। अब अगली चीज़ पे आते हैं। ये तो हो गया कि हमारी अर्थ और अदर प्लैनेट्स किस तरह से वजूद में आए, ये आपको होपफुली बेहतर समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं, हाउ डिड लाइफ कम इनटू बीइंग, जिंदगी का वजूद किस तरह से, जिंदगी का वजूद यहाँ पर किस तरह से मुमकिन हो सका। ये जो ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स में है, इंसेक्ट्स में है, इंसानों में है, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, इसका आगाज़ कैसे हुआ? तो सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एक इंतहाई सिंपल ऑर्गेनिज्म की सूरत में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फिर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉम्प्लेक्स होते गए और अल्टीमेटली ये एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर गए। ये एनिमल्स की शक्ल में आ गए, या पर्टिकुलरली अगर उसने इंसान को टारगेट किया है तो ये इंसान की इस हालत में फिनिश प्रोडक्ट में हम लोग, अब इंसान जो है वो उसने कहा ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये फाइनल इसकी हालत ये बन गई। जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से ये सारा कुछ किस तरह से डेवलप कर गया। बहरहाल ये उसका एक साइंटिफिक ओपिनियन है जो उसने दिया, हम जिसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो फिर इसके बदले में जो मखलूक, जो क्रिएशन वजूद में आई, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या थी? उन्होंने कहा जी इसकी क्वालिटी ये थी कि इसके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी है, ये एम्बिशंस रखता है, इसके अंदर सेंस ऑफ रिलीजन है, ये ख़ास मज़हब रखता है, मज़हब के अकायद रखता है, हुस्न का तनासब है, एस्थेटिक सेंस रखता है, और बैलेंस है इसके अंदर।
और ख्वाहिशात रखने वाली एक मखलूक। अब डेफिनेटली एनिमल्स या बर्ड्स या कोई और क्रिएचर ना वो ख्वाहिशात रखती है, ना उसके अंदर एस्थेटिक सेंस होती है और ना ही उसके अंदर रिलीजन होता है। तो उसका इशारा डायरेक्टली इंसान की तरफ है कि इंसान या इंसानी ज़िंदगी किस तरह से बारज़े वजूद में आई। तो उसने इसका ये प्रोसीजर बताया। अब अगला सवाल है कि हाउ डू दी स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स। मैंने आपको यहाँ बताया कि सितारे जो है वो यूनिवर्स में अपने अपनी सूरत, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर लेसन में आपको मिल जाएगा, वो अपने अपने रास्ते पे चलते हैं। जो सितारों के चलने का रास्ता उसको कहकशां यानी गैलेक्सीज बोलते हैं। अब सितारे जो है वो अपने अपने, ज़्यादातर सितारे अलग थलग, बिल्कुल आइसोलेटेड, बिल्कुल तन्हा सफ़र करते हैं। कुछ होते हैं जो ग्रुप्स बनाते हैं, कुछ होते हैं जो ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और ग्रुप्स की सूरत जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो नंबर है स्टार्स का वो अलग थलग होते हैं और बिल्कुल अलहदा ट्रैवल करते हैं। और चूँकि अलहदा से ट्रैवल करना और इनका आपसी फासला बहुत कम होता है, इस वजह से इनका आपस में टकराव का ख़तरा बहुत कम होता है। और मैं मेंशन कर चुका हूँ कि तकरीबन 2 अरब साल पहले जो एक रेयर इवेंट हुआ था, इसके सिवा कोई ऐसा कोलिशन का हमें एग्जाम्पल किसी साइंटिस्ट की तरफ से नहीं मिली। अब ये वो रेयर इवेंट है जो हुआ। वट रेयर इवेंट टुक प्लेस विच बिकेम द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अर्थ। मैंने आपको अभी बता दिया कि ये वो रेयर इवेंट था जो हुआ 2 अरब साल पहले, जिसके बदले में ये सारे जो प्लैनेट्स हैं और जिसमें हमारी ज़मीन भी एक प्लैनेट है, ये मार्स से वजूद में आई। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। अब सवाल है कि सितारों पर या अदर प्लैनेट्स को भी मैं इसमें शामिल करूँगा, वहाँ ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है। उसका सवाल समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ज़िंदगी मुमकिन कहाँ है। ये तो आ गया कि बाकी सितारों में एक्सेप्ट अर्थ, बाकी जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है। स्टार्स के बारे में तो एक सीधा सा है कि इसमें से कुछ सितारे जो है वो इंतहाई गर्म होते हैं और कुछ इंतहाई ठंडे होते हैं। टू हॉट और टू कोल्ड, यहाँ 2 ये फ्रेजेस यूज़ किए गए, टू हॉट और टू कोल्ड। कुछ तो इतने गर्म होते हैं कि ज़िंदगी उनमें जाएगी तो जल जाएगी, और कुछ इतने ठंडे होते हैं कि वो फ्रीज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं बाकी प्लैनेट्स के अंदर क्या सूरत हाल ऐसी है। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है बाकी प्लैनेट्स के अंदर भी। कुछ तो बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं कि उनमें ज़िंदगी पॉसिबल नहीं। तो सवाल पैदा होता है फिर ज़िंदगी कहाँ पॉसिबल है, ज़िंदगी कहाँ पॉसिबल है। अब यहाँ पर इससे पहले देखें, ज़िंदगी सिर्फ एक ख़ास टेम्परेचर बेल्ट पे पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है टेम्परेचर बेल्ट। ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास टेम्परेचर बेल्ट पर ही पॉसिबल है। टेम्परेचर बेल्ट क्या होती है? लुक एट दिस, इट इज़ अ नैरो बेल्ट। ये तंग सी एक पट्टी सी होती है सराउंडिंग ईच ऑफ द स्टार्स, जिसने हर सितारे को घेरा होता है। ईच ऑफ द स्टार्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। आपने इस पर फोकस करना है, ख़ास फासले पर। वो कितना फासला होना चाहिए ख़ास, और किसके लिए होना चाहिए? where the temperature is neither too cold nor too hot not too cold, where the temperature is neither too hot nor too cold। एक ऐसी दूरी पे, ऐसे डिस्टेंस पे सितारों को इसने हर तरफ से, एक नैरो बेल्ट होती है जहाँ पर एक ख़ास डिस्टेंस पर स्टार्स होते हैं, जहाँ पर दर्जा हरारत ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन अ टेम्परेचर बेल्ट। तो इसका मतलब है ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बेल्ट पर ही पॉसिबल है, जो कि अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। अब सवाल है कि वो कौन सी कंडीशंस चाहिए हमें टेम्परेचर बेल्ट के। ये तो हो गया कि नीदर, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। वो तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़िंदगी के बका के लिए सुटेबल फिज़िकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। ज़िंदगी की बका के लिए सुटेबल फिज़िकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें सबसे पहले ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए उन्होंने पैरामीटर लिया एक लिक्विड की फॉर्म में। आप लिक्विड कहीं बाहर रख दिया, कमरे में रख दिया, 24 घंटे के लिए रहने दें। 24 घंटे के बाद ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी उस जगह पे हो, किसी भी टाइम पे 24 आवर्स के साइकिल के अंदर ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो कि वो बुखारात बन के एवेपोरेट उड़ ना जाए, एवेपोरेशन ना हो जाए, और ना इतनी ज़्यादा ठंड हो कि आप देखें तो वो
जम जाए। यानी ऐसा एक फिजिकल कंडीशन चाहिए जहां पर लिक्विड की हालत में ही मौजूद रह सके। तो ऐसा टेम्परेचर चाहिए एट विच थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। अब दूसरा बड़ा पॉइंट देखिए, दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड है वो एयर एंड वाटर है, जो किसी और जगह मौजूद नहीं। अभी तक की रिसर्च ने ये साबित किया किसी और प्लैनेट में या किसी और स्टार में ये चीज़ें, ना तो ये सुटेबल टेम्परेचर मौजूद है, ना एयर है, ना वाटर है। और ज़िंदगी जो है, सच कंडीशंस डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन अर्थ। तो ज़िंदगी सिर्फ ऐसी जो सुटेबल फिजिकल कंडीशंस हैं वहीं पर ही मुमकिन है। तो इसमें ऐसी सुटेबल कंडीशंस में जवाब आपका निकला कि ज़मीन जो है, अर्थ, ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर ही मुमकिन है। अब इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, हुआ क्या जब वो सारे सितारे उसने फेंक दिए, अपने जो हिस्से फेंक दिए सूरज ने, जो कि बाद में प्लैनेट्स की फॉर्म में आ गए, तो ये वक्त के साथ साथ ठंडे होते गए, ठंडे होते गए और इतने ठंडे हो गए कि अब इनको अपनी हिद्दत के लिए रोशनी या हरारत के लिए सूरज से रोशनी लेनी पड़ती है। अब ये डिपेंड करते हैं सूरज की रोशनी पे, इतने ज़्यादा वक्त के साथ ठंडे हो गए। अब ज़िंदगी के आवाज़ के बारे में वो कहता है कि ज़िंदगी एक्सीडेंटली हुई है, जबकि हमारा रिलीजन कहता है ये बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत हुई है, जिसका वो सूरह बकरा को आप पढ़ें, अल्लाह ताला ने किस तरह से इंसानी ज़िंदगी के वजूद, इसकी बका का, इसका जो इंसानी ज़िंदगी की जो पैदाइश के बारे में या इसको बनाने के लिए किस तरह सबसे पहले अपने इरादे का इजहार किया, फरिश्तों से बात की और उनका नाम रखा, फिर इसकी पैदाइश हुई। इसका पूरा एक प्रोसीजर है। लेकिन साइंटिस्ट सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एंड अदर साइंटिस्ट कहते हैं ये एक्सीडेंटली पैदा हुई और ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स की सूरत में पैदा हुई, और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते गए तो वो इंसानी सूरत में आ गई और दे डेवलप्ड इनटू ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पर अगला जो ये लास्ट एक पॉइंट हमारे सामने आ रहा है कि अगर ये हमें पता चल गया सितारे क्या हैं, इनका आपसी फासला क्या है, कितना ज़्यादा आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते, और 2 अरब साल पहले एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये कोलाइड किया, इवन कोलाइड भी नहीं किया, सिर्फ करीब आया तो हमारी ये सूरज टूटा, उसमें से प्लैनेट्स निकले जिसमें से हमारी अर्थ भी एक है। उस अर्थ के ऊपर एक ऐसी सुटेबल फिज़िकल कंडीशन थी जिसे टेम्परेचर बेल्ट कहा गया, जिसमें वो तमाम तर चीज़ें मौजूद थी जहाँ इंसानी ज़िंदगी पॉसिबल हो सकती है। अब हमने देखते साइज़ ऑफ द अर्थ, यहाँ पर एक सवाल था द साइज़ ऑफ स्टार्स। अब हम साइज़ ऑफ अर्थ की भी बात करते हैं, हमारी अर्थ का क्या साइज़ है। तो हमारी अर्थ का साइज़ आपको पहले बता दिया गया कि पूरी अगर यूनिवर्स के मुकाबले में देखा जाए तो सारी दुनिया के साहले समंदरों की रेत इकट्ठी की जाए और उसमें से एक जो ग्रेन ऑफ सैंड है शायद उससे भी छोटा हो। तो फिर एक सवाल, वाई इज़ दी यूनिवर्स फ्राइटनिंग, ये कायनात इतनी डरा देने वाली क्यों है, हमें डर क्यों लगता है इस कायनात से। तो इसके 3 पॉइंट्स सर जेम्स जीन्स ने इस ऐसे में डिस्कस किए हैं। लुक एट दिस। एक तो इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इसके लामुतनाही फासले, आपस में फासले बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों अरबों मील के आपस में फासले हैं। दूसरा, द लिटलनेस ऑफ अर्थ, हमारी ज़मीन, हमारा जो ज़मीनी सयारा है अर्थ, ये पूरी कायनात के मुकाबले में इंतहाई छोटा है, जिसकी वजह से हमें डर लगता है, वी आर एट रिस्क एट एनी टाइम। और तीसरा है सेंस ऑफ लोनलीनेस, पूरी कायनात में अर्थ एक, और अर्थ की भी एक ख़ास जगह जहाँ पर टेम्परेचर बेल्ट मौजूद है, जहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है, वहाँ पर सिर्फ वो वाला हिस्सा, उस पर इंसानी ज़िंदगी है। और इंसान अपने आप को एज़ कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स एंड अगेंस्ट द टोटल यूनिवर्स अपने आप को इनसिक्योर फील करता है और अपने आप को तन्हा समझता है। ये सेंस ऑफ लोनलीनेस जो है ये इसे डराती है। ये 3 पॉइंट्स, इसके लामुतनाही फासले, लिटलनेस ऑफ अर्थ एंड सेंस ऑफ लोनलीनेस, ये 3 चीज़ें हैं जो इंसान को डराती है कि वो इस कायनात में कितना तन्हा है, कितना छोटा है, कितना हकीर है। यहाँ पर बेटा इसके बाद हम इंशाल्लाह, ये तो मैंने आपको इसके सेलिएंट पॉइंट्स बता दिए,
इसके बारे में जो भी आपको अगर डिटेल्स पूछना होगी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स अपने पास रखेंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टेक्स्ट बुक आपको रीड करवाऊंगा। वो बहुत ज़रूरी होती है टेक्स्ट बुक, चूँकि सिनोनिम्स उसमें से आने होते हैं, सारे पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। और आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी कि उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हमने डिस्कस करना होता है। उसके अंदर हमने देखना है कि प्रेपोजिशन किस तरह से यूज़ की गई है या अदर ग्रामेटिकल जो टेक्निक्स यूज़ की गई है हमने उसी से ही सीखना होता है। और एक अलग से आपका जो लेक्चर होगा वो ग्रामर के ऊपर अलग से आपका लेक्चर दिया जाएगा, जिसको हम लिंकिंग वर्ब्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जो ट्रांसलेशन के हवाले से होगा। प्रेपोजिशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग से लेक्चर होंगे इंशाल्लाह। वो ग्रामर वाला पोर्शन बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स ले लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर तक आपके पास मौजूद हो। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर देखे हूँ तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक से रीडिंग करवानी है और उससे इंशाल्लाह आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। हुआ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक इस मुश्किल सूरत हाल में आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश रहिए अपने वालिदैन के साथ, अपने घर में। और अल्लाह पाक आप सारे लोगों के इल्म में इजाफ़ा करे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।